हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुके हैं आप लोगों के लिए डार्क ऑब्सेशन ऑफ साइको आशिक का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस वक्त ज़ारा चुपचाप शांति से गाड़ी में बैठी हुई थी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। और अगर वो अब फिर से अपनी ज़ुबान या अपने दिमाग का इस्तेमाल करती तो कहीं वो और बुरी ना फंस जाती। इसी तरह से वो अपने आप को समझाए जा रही थी और खुद को बहुत मुश्किल से शांत रखते हुए अब पहुंच चुकी थी अपनी मंजिल पर। उसे तो पता भी नहीं था कि ये कौन सी जगह है। बस उसे पकड़ करके अब खींचते हुए कबीर बहुत ही बेरहमी से बाहर की तरफ उतारे थे। और उसका पैर जो कि इस वक्त मुड़ भी गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कबीर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उसके मुंह से आह भी निकलती है, लेकिन कबीर जो कि उसको घूरते हुए कहते हैं, बंद करो अपना ये ड्रामा और चुपचाप से शांति से चलो। कामका इतने लोगों के सामने मैं तुम्हें गोद में नहीं उठाना चाहता। जैसे ही ज़ारा ने यह सुना था, वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हाँ तो फिर हाथ पकड़ने की भी क्या जरूरत है? मैं खुद चल सकती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? और मेरा पैर मुड़ा हुआ है, रुक जाइए। लेकिन कबीर जो कि अपने चेहरे को ना में बस हिला दिए थे और कुछ भी बोलते नहीं और ना कुछ कहते हैं, बस उसे यूं ही इसी तरह से खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर जा रहे थे। ये एक अजीब सा हॉल था जहां पर इस वक्त मंडप की तरह कुछ सजाया गया था, लेकिन ज़ारा को यह बिल्कुल भी कोई धर्मस्थल नहीं नजर आता और ना ही ये कोई मंदिर था। बस ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बड़ा सा हॉल हो और आसपास अजीब अजीब सी पेंटिंग्स बनी हुई थी। ये रॉयल प्लेस लग रहा था, जिसे देख करके ज़ारा कहती है, जगह तो काफी सुंदर है, मगर मेरी शादी नहीं हो सकती इस इंसान से। क्या करूं भगवान। जैसे ही उसे खींच करके अब मंडप के अंदर लेकर कबीर बैठाने गए थे, तभी ज़ारा पंडित की तरफ देखते हुए कहती है, प्लीज आप मेरी थोड़ी मदद करिए ना। आप सुन रहे हैं मेरी बात? मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी। ये बहुत ही अजीब इंसान है, पागलों की तरह मुझे किडनैप कर लिया। मेरे बॉडीगार्ड थे कभी, और अब देखिए अब मेरी जान के खुद दुश्मन बने। आप सुन रहे हैं? लेकिन वो पंडित तो बड़े हैरानी से ज़ारा को देख रहा था, जैसे कि उसे तो उसकी कोई भाषा ही समझ में ना आ रही हो। उसे देख रहा था। ज़ारा उसकी आंखों को इस तरह से फटाफटा देखकर कहती है, क्या घूर क्या रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसको अरेस्ट करवाइए। ये इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिला हुआ है इस इंसान का। पागलों की तरह मुझे खींचते हुए यहाँ पर लेकर आया है। लेकिन तभी वो पंडित जो कि एक बार कबीर की तरफ देखते हैं और फिर एक बार ज़ारा की तरफ देखते हुए कहते हैं, कोजे सताए दे चंदो नून का पिसुक नहीं अंते। इससे ही ज़ारा ने यह सुना था, वो एकदम से अपने मुंह को तिरछा मेड़ा बनाना शुरू कर दी थी और अपनी आंखों को 3-4 बार झपकाते हुए कहती है, हैं? ये कौन से पंडित है? ये कौन सा संस्कृत है? मैंने तो आज तक ऐसी संस्कृत नहीं सुनी। वो कबीर से ये बात पूछ रही थी। तभी कबीर कहते हैं, स्टार्ट द मंत्र। और वो पंडित अपने सर को हाँ मिला करके अब मंत्र बड़े प्यार से पढ़ना शुरू कर दिए थे। लेकिन उनके मंत्र पढ़ने के टोन में भी ये समझ में आ रहा था कि उन्हें हिंदी मंत्र बिल्कुल भी नहीं आते। ना तो उन्हें ज़ारा की कोई लैंग्वेज समझ में आ रही थी और ना ही उनके मुंह से मंत्र ठीक तरीके से ज़ारा को समझ में आ रहे थे। अब वो बड़े असमंजस में फंसी हुई थी और तभी खुद से कहती है, लंदन में आकर के इंग्लिश बोलना चाहिए था ना, पागलों की तरह हिंदी में समझाया जा रही हूँ। अगर इंग्लिश में बोलूंगी तो ये पंडित मानेगा क्या? इतने खूनकार जाहिल इंसान के सामने कौन ही कुछ बोलेगा। क्या करूं? तभी कबीर उसके कानों के पास थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, हाथ आगे बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ पूरे रस्म रिवाज के साथ तुम्हारी ये शादी हो, और हाँ, अपने चेहरे पर एक हल्की से स्माइल रखो। ये नहीं दिखना चाहिए कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हो रही है। यह सुनकर ज़ारा अपने चेहरे पर जबरदस्ती की बड़ी सी स्माइल, जो कि वो सरकास्टिक तरीके से अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, इतना ठीक है जनाब, या 3-4% और बढ़ाऊं स्माइल? रोबोट हूँ क्या मैं? हर बात आपकी मानो? नहीं मानूंगी, नहीं करूंगी स्माइल, चिल्ला चिल्ला कर रोऊंगी मैं। ये सुनकर के कबीर उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ते हुए कहते हैं, सुधरोगी नहीं ना तुम? ज़ारा अपने चेहरे को ना मिलाते कहती है, आपको लगता है मेरा कोई इरादा है सुधरने का? सुधारने तो मैं आपको वाली हूँ। ठीक नहीं कर रहे मुझसे शादी करके, तड़प जाएंगे, रो देंगे, नाक रगड़ देंगे एक दिन मेरे सामने। अब वो पंडित भी उसकी सारी हरकतों से परेशान होते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं, कैन यू प्लीज शट अप, आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। लेकिन जैसे ही कबीर ने पंडित को घूरा था, वो अपने चेहरे को नीचे की तरफ कर लेता और फिर से मंत्र पढ़ने में लग जाता है। ज़ायरा जो कि इस वक्त बैठे बगल में कबीर की तरफ देखते हुए धीरे से उनके कान के पास झुकते हुए कहती है, एक बात बताइए, ये पंडित और मंत्र का नाटक क्या है? जब शादी आपको जबरदस्ती करनी है तो बस मंगलसूत्र
और सिंदूर की जरूरत पड़ती है। खामखा मुझे 5 घंटे बिठाने का क्या मतलब है? उसकी बात सुन करके पहले तो कबीर शांति से सामने की तरफ देख रहे थे, लेकिन उसका जवाब देना भी उन्हें जरूरी लगता है। और फिर वो उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए कहते हैं, क्योंकि ये शादी शादी है, कोई मजाक नहीं, ड्रामा नहीं चल रहा यहाँ पर। ज़ायरा अपने सर को हाँ मिलाते कहती है, पर मेरी जिंदगी का तो तमाशा ही हो रहा है ना। खामखा मुझे बैठा दिया यहाँ पर कठपुतली की तरह। मैं इस शादी को नहीं मानती। तभी कबीर उसके बालों को पीछे से धीरे धीरे पहले तो सहलाते हैं, लेकिन अचानक उसके बालों को थोड़े तेज से पकड़ते हुए कहते हैं, मानो चाहे ना मानो, बीवी तो तुम मेरी बन ही रही हो। ज़ायरा को पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसके इस पूरे शादी की रिकॉर्डिंग चल रही थी। पूरी अच्छे तरीके से विधि विधान के साथ यहाँ पर शादी इसी वजह से कराई जा रही थी ताकि उसके इस शादी के वीडियो क्लिप्स शायद किसी को दिखाने में काम आए। बार बार कबीर उसकी तरफ देख करके उसके चेहरे पर धीरे से अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, स्माइल रखो अपने चेहरे पर। लेकिन ज़ायरा, जो कि बार बार उनकी बातों को नेगलेक्ट करते हुए कहती है, नहीं करूंगी स्माइल, जो करना है कर लीजिए। क्या करेंगे? मेरे होंठ पकड़ करके मेरे दांत बाहर निकालेंगे तो निकाल लीजिए, अगर हिम्मत है तो। कितना चैलेंज करती थी ये लड़की कबीर को। वो अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, उठने दो तुम मुझे यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मंडप से सीधा तुम्हारी मैयत उठे। लेकिन ज़ायरा को तो समझ में आ चुका था, अगर इस इंसान को मारना होता तो कब का मार चुके होते। ये सारी डायलॉग बाजी वही करते हैं जिनको मारना नहीं होता और सिर्फ डराना होता है। और ये बात वो भी बड़े प्यार से कबीर को समझाते हुए कहती है, मुझे डराने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो मैं संभाल लूंगी बाद में। पर मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि अगर मुझे मारना होता तो बार बार मुझे ये बोल करके डराते नहीं आप का। अगर मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं आपको कब का यमराज के दर्शन करवा चुकी होती। आपकी तरह नहीं, सिर्फ डायलॉग बाजी करना आता आपको। कबीर को अंदर से इस वक्त जितना गुस्सा आ रहा था उनके चेहरे पर, वो धीरे धीरे करके उनके चेहरे को लाल करता जा रहा था। और वो एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, क्या करूं मैं इस लड़की का। एक ये और दूसरा यशु, दोनों के दोनों एक नंबर की जिद्दी हैं। इसी तरह से नोक झोंक के साथ लगभग 4-5 घंटे में पूरे विधि विधान के साथ ये शादी कंप्लीट होती है। शादी संपन्न करने के लिए फेरों का लेना बहुत जरूरी था। और जैसे कबीर खड़े हुए थे, ज़ायरा यूं ही बैठी रहती, क्योंकि उसे तो घंटा इंटरेस्ट नहीं था शादी में, और वो इधर उधर देख रही थी जैसे कि उसे कुछ सुना ही न दे रहा हो। तभी कबीर कहते हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि उठो और फेरे लेना शुरू करो। लेकिन ये सुनकर के ज़ायरा अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहती है, मेरा मन नहीं कर रहा खड़े होने का। ज़ायरा की इस बात को सुन करके कबीर जो हैरानी में कहते हैं, क्या? What do you mean by that कि तुमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा? ज़ायरा अपने चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल लेते हुए कहती है, हाँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और मेरा मन नहीं कर रहा एक्चुअली खड़ा होने का। मेरा पैर दर्द हो रहा है, मैं नहीं उठ रही। कबीर इतने सारे नाटक को कैसे बर्दाश्त करते हैं, और वो वीडियो कैमरा की तरफ देखकर कहते हैं, जरा 2 मिनट के लिए क्लिप कट करना और रिकॉर्डिंग रोकना। लेकिन तभी कैमरामैन, जो कि अपने चेहरे को नाम हिला दिए थे और कैमरे से साइड की तरफ आते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि करण ही थे। वो अपने चेहरे को धीरे से नाम मिलाते हुए कहते हैं, अगर मैंने इस रिकॉर्डिंग को बंद किया तो मुझे लगता है कि दुल्हन जिंदा नहीं बचेगी। ये थोड़ा घबराते हुए करण ने बोला था। जैसे ही ज़ायरा ने ये सुना था, वो जल्दी से अचानक ही खड़ी हो गई थी, बिल्कुल किसी तूफान की तरह। कबीर को भी ये देख करके थोड़ा सा अजीब लगा था और वो भी 1-2 कदम पीछे हो गए थे। तभी ज़ायरा कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पैर ठीक हो गया, मैं चल लूंगी। अब कितना फेरा करना है? अरे तभी कबीर, जो उसके सारे नाटकों को देख करके फ्रस्ट्रेशन में अपना चेहरा हिलाते हुए कहते हैं, बस ये रिकॉर्डिंग खत्म होने दो तुम, उसके बाद तुम्हारी वो हालत करूंगा ना मैं। फेरा ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका था और धीरे धीरे करके इन सारे टेंट्रम्स के साथ ये शादी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाती है। और तभी ज़ायरा अपने कमर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, हो गया क्या? करण, जो कैमरे के पीछे से निकलते हुए कहता है, वेल डन, काफी अच्छी एक्टिंग की है कबीर आपने। बस आप लोग की जो नोक झोंक है ना, वो इस वीडियो को खराब कर रही है। मैं तो कहता हूँ 6-7 घंटे एक बार और रिपीट कर ही लो। तभी कबीर, जो मंडप से जैसे बाहर निकले थे, वो अपनी बॉडीगार्ड की तरफ देखते हैं और अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा दिए थे, जो इशारा उनके बॉडीगार्ड ने समझ लिया था और उनके हाथ में बंदूक थमा दिया था।
उसे लोड करते हुए वो करण के कंधे पर रखते हुए कहते हैं, एक काम करता है, अब इस बार मैं किसी और कैमरामैन को यूज कर लेता हूँ। वैसे भी लंदन में मुझे वीडियोग्राफर की कमी नहीं है। ये सुन करके करण राठौर के चेहरे पर एक डर भरी स्माइल आ जाती है और वो अपने कंधे को झटके से नीचे की तरफ करते हैं, जिससे कबीर का हाथ एकदम से अब हवा में झूल गया था, जिससे कबीर अपने गन को दोबारा से उसके फोरहेड पर पॉइंट करते हुए कहते हैं, क्या हुआ, कुछ कहना है? करण अपने चेहरे को ना मिला, मैं एडिटिंग काफी अच्छा करता हूँ, तो परेशान होने की तो जरूरत ही नहीं है। ऐसी एडिटिंग करूंगा कि हीर रांझा, जूलियट और वो क्या नाम था कि तभी पीछे से ज़ारा कहती है, रोमियो। कबीर जो कि एक तरफ ज़ारा को घूरते हैं और दूसरी तरफ करण को। कबीर जो और ज्यादा करण की बकवास नहीं सुनना चाह रहे थे, जिससे वो अपने पॉकेट में अपना गन दोबारा से डालते हुए कहते हैं, इसी के पैसे देता हूँ और अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो जान भी ले सकता हूँ। ज़ारा जो पीछे से कहती है, जान भी ले सकता हूँ। जान नहीं हुआ, जैसे टोमेटो सॉस हो गया है, फ्री में बट रहा है यहाँ पर, और इस लड़की को लेकर आओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। ये बोलकर वो बाहर की तरफ निकल गए थे। तभी पंडित पीछे से आते हुए कुछ इटालियन में बकवास करना शुरू कर दिया था। हाँ, शायद वो पैसे ही मांग रहा था, लेकिन कबीर को इतने गुस्से में देख करके वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन जैसे ही अभी ज़ारा बाहर की तरफ अपने लहंगे को संभालते हुए जा ही रही थी, वो भी अनाप शनाप बोलते हुए, तभी वो पंडित आकर के ज़ारा के सामने रुकते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहता है, और एक ही बात रिपीट कर रहा था, जिससे ज़ारा इधर उधर देखते हुए कहती है, क्या? तभी वो पंडित दोबारा से कहता है, डम्मी, ये मैं सोल दी, डम्मी। ये सुनकर के ज़ारा जो कि करण की तरफ देखते हुए कहती है, संभालो इस पागल को, किस पागलों की दुनिया में आकर फंस गई हूँ। इससे अच्छा तो मेरा इंडिया ही था, कहाँ से आ गई मैं लंदन में, मेरी फूटी किस्मत। करण जो उस पंडित को समझाते हुए कहता है, बेटा तुम्हारी जान तुम्हें मिल गई है ना, नहीं मारा गया ना, तू इतने में खुश नहीं है, पैसे चाहिए तुझे, चल फुट यहाँ से। और वो पंडित को बहुत बुरी तरह से साइड में फेंक दिए थे। वैसे तो वो कोई इंडियन पंडित नहीं थे, बल्कि इटालियन का कोई ज्ञानी था, लेकिन उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई थी जो कि उसे बेचारे को समझ में भी नहीं आई थी, और वो अभी भी कंफ्यूज होकर के आगे पर अपना हाथ फेरे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा जो कि गाड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, ये कोई तरीका है, जाकर के अंदर बैठ गए, अरे कम से कम मुझे तो पूछते, और हाथ भी नहीं दिया मुझे बैठने के लिए, मैं नहीं जा रही इस गाड़ी में। पीछे से करण जो कि आकर के धीरे से ज़ारा के कंधे पर अपनी एक उंगली को टैप करते हुए कहते हैं, आप इतनी जिद्दी और इतनी बदमाशी क्यों कर रही हैं? आपको डर नहीं लग रहा उनसे? इतने सालों से मैं उनके साथ रह रहा हूँ, मेरी इतनी फटती है, और आपको बंदूक देख करके, इतने सारे मर्डर्स देखकर भी डर नहीं लगा? आपको पता है ना सुबह कितना खून खराब हुआ आपकी वजह से। ये सुनकर ज़ारा पीछे मुड़ते हुए कहती है, मेरी वजह से हुआ? हाँ, उस अजीबो गरीब डायनासोर की वजह से हुआ है। यानी कहाँ से जन्म हो गया इस इंसान का? इंसान ही क्यों बोलते हैं ऐसे लोगों को, खूनखार कहीं का। तभी कबीर जो ज़ारा को शांत करते हुए कहते हैं, आप अगर ऐसे गुस्से में रहेंगे तो फिर आपके साथ भी कुछ वैसा ही हादसा हो सकता है, इसलिए प्लीज आप शांत रहिए। तभी ज़ारा कहती है, बेवकूफ नहीं हूं मैं, अगर मारना होता तो अब तक मार चुके होते वो। इसे भी मारने में तो अलग ही मजा आता है, उन्हें देखा है मैंने, राइफल में कैसे ढाए 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 ने सबको मारा है। मैं नहीं डरने वाली, और जो भी चाहिए मैं तो नहीं जा रही उस गाड़ी में। और वैसे भी रिक्वेस्ट करें या फिर हो सके तो उनसे हाथ जुड़वा करके बुलवाओ मुझे कि आकर की गाड़ी में बैठो। अगर ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मानूंगी, वरना मैं नहीं जा रही गाड़ी में। करण जो ये सारी बातों को जैसे ही आकर के कबीर के सामने बोले थे, कबीर आराम से भी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए इस वक्त फोन पर किसी से बातें कर रहे थे, और वो इस वक्त काफी खुश थे। जैसे ही करण ने ये सारी बातें बोली थी, वो एकदम से उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, क्या चाहते हो? इस बात पर करण अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं चाहता, एक्चुअली मैं कुछ नहीं चाहता, आपकी वाइफ आपसे अपॉलॉजी चाहती है। अगर आप उनसे जाकर के माफी मांग ले, हाथ जोड़ करके मांगेंगे तो वो आराम से आकर गाड़ी में बैठ जाएगी, ऐसा उसने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। करण जो अपनी गाड़ी से बाहर की तरफ निकलते हैं और ज़ारा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, प्यार से पैसेंजर सीट पर बैठना है या फिर मैं डिक्की के अंदर ठूस कर डालूं। जब तक कबीर अपने एटीट्यूड लहजे को नहीं दिखाते थे और उसे डांटते नहीं थे, तब तक ही उसका सारा गुस्सा और उसकी सारी बदमाशी चलती थी। लेकिन जैसे कबीर ने इतना बोला था, एक बार वो डिक्की की तरफ देखती है और डिक्की का नाम सुन के उसे सफोकेशन होने लगा था। वो गहरी सांसें भरते हुए कहती है, नहीं, डिक्की में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर वो धीरे धीरे खुद ही आगे बढ़ते हुए कहती है, अपनी मर्जी से आ रही हूँ मैं पैसेंजर सीट पर, ये मत समझिएगा कि डर गई हूँ मैं।
लेकिन अंदर से बेचारी की क्या हालत थी ये सिर्फ वही समझ रही थी। लंदन के इस कपकपाती ठंडी में भी उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी सी उठ रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था जो वो अपने चेहरे पर दिखा भी नहीं सकती थी, वरना उसका टशन जो कम हो जाता। अब गाड़ी का माहौल इतना ज्यादा शांत था कि उससे ये देख करके रहा ही नहीं जाता। जायरा धीरे से कबीर की तरफ एक बार मुड़ती है और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा फोन अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। और ये बोल करके वो अपनी एक ही सांस में लाइन कंप्लीट करते हुए दूसरी तरफ देखने लगी थी। कबीर अभी भी उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिए थे, जैसे कि उसने क्या बोला कबीर को न समझ में आया और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ता है। तभी जायरा अपने आप को पूरी तरह से उनकी तरफ टर्न करते हुए कहती है, देखिए मुझे समझ में तो आ नहीं रहा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। भूसा जैसा दिमाग है आपका, पागलों वाली हरकतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ कह रही हूँ नहीं ना। अब मेरा फोन तो दे ही सकते हैं ना आप, इतना फेवर कर देंगे तो कुछ छोटे नहीं हो जाएंगे आप। कबीर को समझ में आ रहा था ये लड़की जितनी तेज आवाज में बात करने की कोशिश कर रही है उतना ही डर रही है, और डरते हुए ये लड़की रोती नहीं है बाकियों की तरह, बल्कि और ज्यादा झगड़ा करने लगती है। कबीर उसकी तरफ जैसे अभी अपनी आंखों को उठा करके देखे थे, उनकी नजरों के साथ वो अपनी नजरें तो नहीं मिला सकती थी, जिससे वो अपने चेहरे को हल्का सा नीचे की तरफ झुका लेती है, अपने ठीक लगे बगल के विंडो की कांच की तरफ देखने लगती है। तभी कबीर डैशबोर्ड में से एक नया फोन निकाल करके उसके हाथ में देते हुए कहते हैं, पकड़ो इसे और इसे यूज करोगे अब तुम, यही नंबर है तुम्हारा, और इससे तुम जिससे भी कांटेक्ट करोगे समझ लेना कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा पाओगी, तो इस हिसाब से काम करना। जायरा जैसे ही अपने लैप पर इस वक्त एक नया फोन का बॉक्स देखी थी, वो उसे जल्दी से खोलते हुए कहती है, इसका मैं क्या करूंगी, और आपको क्या लगता है ये फोन का गिफ्ट देने से आप मुझे इम्प्रेस कर लेंगे? आपको अच्छे से पता है कि ऐसे फोन की कंपनी खरीदने की औकात है मेरी, तो इस वजह से ये छोटे मोटे गिफ्ट से आप मुझे नहीं इम्प्रेस कर सकते। पकड़िए अपना फोन, और मुझे मेरा फोन चाहिए, उसमें नंबर्स हैं मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। कबीर जो कि बहुत ही अचानक से बिना उसको कोई वार्निंग दिए टर्न किए थे गाड़ी, और उनकी स्टीयरिंग इतनी अजीब तरीके से घूमी थी कि जायरा एकदम से अपने सीट बेल्ट को अपने हाथों से कस के पकड़ ली थी। जैसे ही स्टीयरिंग उन्होंने घुमाया था, जायरा का सिर एकदम से जा करके उसी कार के विंडो से लड़ गया था, और वो घूर करके पहले तो अपने बाल जो कि पूरी तरह से उसके मुंह पर आ गए थे उसे एक साइड में करते, और फिर बहुत ही ध्यान से कबीर की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या तरीका था? अगर नहीं देना था फोन तो ना देते, मेरा सर लड़ाने की क्या जरूरत थी? बात पसंद नहीं आई तो मुंह पर बोल सकते थे ना। लग गई मुझे। तभी कबीर जो कि अपनी गाड़ी के गियर को चेंज करते हुए काफी तेज स्पीड में गाड़ी बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स भी अब वहीं तक जाएंगे जहां तक मैं तुम्हें परमिशन दूंगा, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर जायरा कहती है, पर यह तो नाइंसाफी है ना, मैं अपनी फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकती, आहाना मेरे लिए परेशान हो जाएगी और फिर मेरी कंपनी। मुझे अभी डील भी क्रैक करना है जिस वजह से मैं लंदन में आई थी, कम से कम मेरा वो काम तो हो जाने दीजिए। आपके तो काम में मैं कोई दखलंदाजी नहीं दे रही हूं ना, सुन भी रहे हैं आप? लेकिन वो नहीं सुन रहे थे, और वो इसी तरह से लगातार बोले जा रही थी, पकड़ पकड़, लेकिन एक बार भी कबीर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, जैसे उसकी बातें तो बस किसी बीजी नॉइस की तरह थी कबीर के लिए। अब फाइनली वो जगह भी आ चुका था जहां कबीर को पहुंचना था, और जैसे ही गाड़ी अंदर की तरफ जाती है, ज़ारा बड़े ध्यान से अब खिड़की की तरफ से अपनी आंखें छोटी करते हुए बाहर की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रही थी कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्योंकि ये पुराना वाला मेंशन तो नजर नहीं आ रहा था। ज़ारा उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, ये मुझे कहाँ लेकर आ रहे हो? लेकिन ज़ारा को पता था एज यूजुअल ये आदमी उसका जवाब तो नहीं देने वाला, और जवाब वाकई ही नहीं दिए थे कबीर उसका। एक तरफ से कबीर उतरे थे और दूसरी तरफ से ज़ारा के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स ने गाड़ी खोली थी। अब ज़ारा भी जबरदस्ती बाहर की तरफ आते हुए मुंह बनाते हुए कहती है, ये ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है, ये कोई फिल्म चल रही है, रियल लाइफ है मेरी। लेकिन फिर उसका दिमाग काम किया था और वो खुद से कहती है, मेरा फोन ये किसी ट्रैश कैन में फेंक नहीं सकते, क्योंकि वो मेरा फोन है और मेरे फोन से कोई ना कोई काम तो इनको भी पड़ेगा ही। ऑब्वियसली ज़ाहिर बिरह के फोन को ट्रैश कैन में फेंकना, आई डोंट थिंक सो कि ये समझदारी होगी इनके लिए, और अगर ये फोन उन्होंने संभाल कर रखा होगा तो मैं चुरा तो सकती ही हूँ। हाँ,
और अपना सामान चोरी करने में कोई चोर थोड़ा ना कहलाता है। अंदर की तरफ वो धीरे धीरे करके अभी कदम बढ़ा ही रही थी, लेकिन उसे डर था कि पिछले मेंशन की तरह यहाँ पर भी बिल्कुल अंधेरा होगा। लेकिन फाइनली जब जाकर के वो पूरी तरह से एंटर हुई थी उस मेंशन में, उसे थोड़ा सुकून मिला था, क्योंकि यहाँ पर आसमान की हल्की फुल्की लाइट्स अंदर तक पहुंच पा रही थी। और जायरा अगल बगल देखते हुए कहती है, चलो ये काला मेंशन तो नहीं है ना, कम से कम मैं किसी भी हालत में निकल जाऊंगी यहाँ से। जैसे ही अभी जायरा ये बोली ही थी और अभी आसपास देख रही थी कि तभी उसे पीछे से अपनी ठीक कमर पर बहुत ही ठंडा ठंडा सा कुछ एहसास होता है, और ये किसी का हाथ था। एकदम से जायरा अभी खुद को उस आदमी के हाथ से छुड़ा पाती, लेकिन तभी वो आदमी बहुत ज़ोरों से जायरा को अपनी बाहों में कस लिया था और बहुत ज़ोर से उसे अपने ठीक सीने के करीब लाते हुए उसके शोल्डर के पास अपने चिन को टिकाते हुए उसके कानों में आकर कहते हैं, ऐसे खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। जायरा जो अपने हाथों से ले जाकर के अपने नाखूनों को लगातार इस वक्त ठीक उस पीछे खड़े आदमी के हाथों में चुभा रही थी। समझ में तो आ गया था कि ये कबीर ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो धीरे से कहती है, कौन, क्या कर रहे हैं आप? तभी उसके ठीक कानों के पास धीरे से आवाज़ आती है, तुम्हारा हस्बैंड हो और तुम्हें सच से वाकिफ कर रहा हूँ। अब बिना देरी किए जल्दी से रूम में जाओ और तैयार होकर आओ, तुम्हें किसी से मिलवाने ले जाना है। ये बोल करके उस आदमी ने थोड़े झटके के साथ जायरा को छोड़ा था, जिससे वो 4-5 कदम आगे तो जाती है, उसके साथ ही वो उछक गई थी। लेकिन सामने की तरफ चेयर था, जिससे वो जाकर के अपने हाथ को रखती है और संभल जाती है, लेकिन पीछे मुड़ते हुए थोड़े गुस्से में कहती है, ये क्या तरीका है? और एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप, मैं आपको पति मानती नहीं हूँ, तो आप मुझे किसी हक से हाथ नहीं लगा सकते। और ये बात उसने अपनी एक उंगली दिखाते हुए कबीर से कहा था। तभी कबीर उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या कर लोगी? अगर मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता हूँ तो क्या कर लोगी? हाँ, अपने छोटे छोटे हाथों से। और अभी जो हाथ वो कबीर की तरफ बढ़ा करके उन्हें वार्निंग दे रही थी, उसी हाथ पर कबीर ने अपना हाथ रख दिया था और धीरे धीरे उसके हाथों को अपने थंब से रब करते हुए कहते हैं, बहुत नाजुक हो तुम, अगर ज़बान भी थोड़ी कम चलाओगे तो मैं ज़्यादा हर्ट नहीं करूँगा तुम्हें, वरना मेरे अंदर जितनी नफरत तुम्हारे लिए भरी पड़ी है ना, अगर एक एक करके तुम पर निकलना शुरू किया तो जिंदगी मौत से ज़्यादा बदतर लगेगी। अब जाओ, तैयार होकर आओ, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। और अपनी वॉच की तरफ ध्यान से देखते हुए जायरा से कहते हैं, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास, गो एंड चेंज। पहले तो जायरा बड़ी बड़ी आंखें करके उस आदमी को लगातार घूर रही थी, लेकिन फिर वहाँ से वो तुरंत ही रवाना हो जाती, क्योंकि इस आदमी का चेहरा उसे और ज़्यादा देखना नहीं था। लेकिन जायरा भी कोई कम जिद्दी थोड़ी ना थी। वो चुपचाप जाकर के बेड पर बैठ गई थी, जिस रूम में उसे कबीर ने जाने का इशारा किया था, और आराम से बेड पर पालथी मार के बैठे हुए कहती है, देखती हूँ कैसे तैयार करते हैं मुझे, मैं नहीं जाने वाली कहीं पर। बड़े आए, इतना कोई हुक्म जताते हैं मेरे ऊपर, कैसे, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? खुद के साथ इसी तरह से बातें करते हुए वो अपने आंसुओं को पोंछे जा रही थी और पूरी तरह से हिम्मत दिखा रही थी कि वो किसी भी हालत में हार नहीं मानने वाली और उनकी किसी कमांड को वो फॉलो कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह से लगभग 15 मिनट बीत ही गए थे। तभी दरवाजे से धीरे से आवाज़ आती है, तैयार हुई? जायरा अपने चेहरे पर एक तिरछी स्माइल लाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, आकर देख लीजिए। उसने काफ़ी तेज़ बोला था। बाहर से जैसे भी दरवाज़ा खुला था, दरवाजे खुलते ही इस वक्त कबीर की नज़र पहुंचती है जायरा पर, जो कि आराम से बिना किसी फिक्र के बैठी हुई थी बेड पर, आराम से पालथी मार करके, और अपनी नेल्स को बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे वो इस वक्त अपना पूरा टाइम पास करने में लगी हो। तभी आकर के कबीर उसके ठीक सामने झुकते हुए कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम? बोला था ना तैयार हो जाओ 15 मिनट में, लेट हो रहा है। जायरा बड़े आहिस्ता से अपनी आंखों को उठाकर उस आदमी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो ऑब्वियसली मुझे तो लेट नहीं हो रहा, आपको हो रहा है तो आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाइए और फिर जहाँ जाना चाहिए, मैंने रोका है क्या? कोई इतना भी ढीठ हो सकता है, कबीर ने सोचा भी नहीं था, वो भी इतना कुछ सहने के बाद भी। कबीर उसके हाथों को जोर से पकड़ करके उसे खड़ा करते हुए कहते हैं,
तो फिर ठीक है, मैं खुद अपने हाथ से तैयार करता हूँ तुम्हें। कबीर जो उसके सर पर लगे दुपट्टे से धीरे धीरे अपना काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पिनअप से हटा करके उसका दुपट्टा उसके शरीर से अलग किए थे। ज़ाहरा जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उस आदमी को देखते हुए कहती है, आप ये करना शुरू भी कर दिए? मैं ये नहीं बोली थी कि आप, देखिए मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, सुन रहे हैं आप? और वो बार बार उनके हाथों को अपने आप से दूर झटकने की कोशिश कर रही थी। तभी कबीर जो कि उसके हाथों को देखते हुए कहते हैं, ये छोटे छोटे हाथ बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे बांध कर रख दूंगा और ज़्यादा गुस्सा है तो काट कर फेंक दूंगा। तुम खुद तैयार नहीं हो रही तो मैं कर रहा हूँ ना तैयार। तभी ज़ाहरा जो कि कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ तो फिर ठीक है, मेरी ज्वेलरीज भी निकालिए। तभी कबीर उससे कहते हैं, तुम भी करो ना, सिर्फ मैं अकेली तुम्हारे कपड़े उतारूं? ये सुनकर ज़ाहरा जो कि एकदम से अपने कानों पर अपना हाथ रख ली थी और गंदा सा मुंह बनाते हुए कहती है, छी, कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ज्वेलरीज निकाल दीजिए, कपड़े मैं खुद चेंज कर लूंगी। और फिर वो अपना हाथ बढ़ा दी थी आगे। ज़ाहरा की बातें मानने का वैसे तो कबीर का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस वक्त उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। अगर जल्द से जल्द वो कपड़े उसके चेंज नहीं करवाते तो उनका टाइम निकल जाता और फिर जहां उन्हें ज़ाहरा को लेकर जाना था वो प्लान उनका कैंसिल हो जाता। इस वजह से वो ज़ाहरा की बात मानते हुए उसके बैंगल्स को एक एक करके बड़े बेरुखी से उसके हाथों से निकाल रहे थे, जिससे ज़ाहरा को थोड़ा बहुत तकलीफ भी हो रहा था कबीर का। और अभी जैसे ही कबीर ज़ाहरा के दूसरे हाथ को अपने हाथों में लिए थे, अपना हाथ पीछे झटकते हुए ज़ाहरा उनसे कहती है, एक काम करिए, आप मेरे पायल उतारिए पहले, ये बहुत भारी है, मेरा पैर भी दर्द हो रहा है, बाकी बैंगल्स मैं खुद निकाल लूँगी। आपको तो बस मुझे हर्ट करने का बहाना चाहिए। मेरा हाथ देखिए कितना हर्ट कर दिया, लाल हो गया मेरा पूरा हाथ। अब देख क्या रहे खड़े खड़े, मेरा पायल उतारिए ना। इस वक्त कबीर जो कि अपनी एक भौं में चढ़ा कर के उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे और फिर क्वेश्चन भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहते हैं, मैं? ज़ाहरा जो अपने ठीक लहंगे को धीरे धीरे करके ऊपर करती और अपने पैरों को हल्का सा आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ लीजिए। और वो आराम से बेड पर बैठ चुकी थी और साथ ही अपने लहंगे को हल्का सा ऊपर कर चुकी थी और अपने पैर को चमकाते हुए कहती है, जल्दी उतारिए, बहुत भारी है ये। क्या कर रहे हैं, उतारिए ना। लेकिन कबीर तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये लड़की आखिर उनसे डर क्यों नहीं रही है, पागल है क्या ये। वो बड़े गुस्से में उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग है या फिर घास चढ़ने गया है, मैं तुम्हारा पैर छूऊं? ज़ाहरा कहती है, नहीं मैंने तो नहीं कहा आप मेरा पैर छुएं, और वैसे भी मैं कोई बूढ़ी दादी थोड़ी ना जो आप मेरा पैर छुएंगे, मैंने तो बस कहा मेरा पायल उतार दीजिए, वैसे भी इतना भारी पायल है, मुझे उतारने में प्रॉब्लम होगी, जल्दी करिए, आपको कहीं जाना था ना मुझे लेकर, अभी लेट नहीं हो रहा आपका। कबीर जो फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर देखते हुए कहते हैं, क्या करूं मैं इस लड़की का, मैं नहीं उतारा तुम्हारे पायल। तभी ज़ाहरा जो कि अपने दोनों हाथ जो कि अभी तक तो वो बैंगल्स पर रखी हुई थी उसे धीरे धीरे निकालने के लिए, लेकिन अब वो दोनों हाथ ले जाकर के बेड पर पीछे की तरफ रख दी थी और उसी से टेक लगा करके आराम से बैठते हुए कहती है, ठीक है फिर मत निकालिए, मैं भी नहीं निकालूंगी। तो आपको लगता है कि मैं ऐसे ही जाऊंगी आपके साथ छन छन करते हुए? दिन में पिशाचनी लगूंगी मैं अगर इतने भारी पायल वो भी लंदन में पहनकर घूमना शुरू कर दी तो लोग डर कर भागने लगेंगे मुझसे। उतारिए वरना फिर मैं नहीं जा रही कहीं पर। अब बाकी आपकी मर्जी है, आप जितना जल्दी उतारेंगे उतना जल्दी मैं अपने कपड़े चेंज कर लूंगी और उतनी जल्दी मैं आपके साथ चल लूंगी। कबीर जो एक बार अपने वॉच की तरफ देखते और फिर एक बार ज़ाहरा की तरफ और अपने हाथों को अपने फोरहेड पर ले जाकर के धीरे धीरे प्रेस करने लगे थे, जैसे कि वो इस वक्त अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे हों। ज़ाहरा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, ये काम तुम खुद। लेकिन तभी ज़ाहरा अपने उंगली को आगे बढ़ा करके धीरे से उसे हिलाते हुए कहती है, ना ना ना, अब ये काम तो आप ही करेंगे क्योंकि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है और आपको प्रॉब्लम देने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है, उतारिए जल्दी। और ये बोल करके वो बच्चों की तरफ अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे करके इधर उधर हिलाते हुए पटकना शुरू कर दी थी, जैसे कि वो जिद कर रही हो छोटे बच्चे की तरह। जिस जगह पर उन्हें जाना था अगर वो उसी टाइम पर नहीं पहुंचते तो प्रॉब्लम हो जाती। वैसे ही ज़ाहरा ने इतना वक्त बर्बाद कर दिया था और मजबूरन होकर के उन्हें अब अपने घुटनों पर बैठना ही पड़ गया था। ज़ाहरा जो कि बिना कुछ कहे अपने पैरों को ले जाकर के अब उनके थाई पर रख चुकी थी और अपने हाथों को ले जाकर के धीरे से अपने गालों पर धीरे धीरे टैप करते हुए कहती है, ओह कितने क्यूट लग रहे हैं आप मेरे सामने से झुके हुए। कहा था ना मैंने, मेरे साथ रहेंगे तो घुटनों पर नाक रगड़वा दूंगी आपकी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है मिस्टर कबीर रायचंद। और ये सारी बातें वो बड़े प्यार भरे लहजे में उनसे बोल रही थी। कबीर भी इस
मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपने हाथों को सिर्फ एंगलेट तक नहीं रखे थे, बल्कि धीरे धीरे उसे ऊपर करते हुए उसके घुटने तक अपने हाथों को टच करना शुरू कर दिए थे, और बड़े सेडक्टिव तरीके से, जिससे एकदम से ज़ारा अपना पैर छुड़ाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? पैर छोड़िए मेरा, क्या कर रहे हैं? लेकिन तभी कबीर जो अपने चेहरे को ऊपर उठा करके ज़ारा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुमने ही तो कहा था पायल निकालना, वही कर रहा हूँ। लेकिन तभी ज़ारा कहती है, लग तो नहीं रहा, और पायल घुटने पर कौन पहनता है, हाथ नीचे करिए। लेकिन तभी कबीर जो अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहते हैं, ये तो नहीं करने वाला मैं, और तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुमने मुझे परमिशन क्यों दी अपना पैर छूने की? ज़ारा जो मुंह बनाते हुए कहती है, ये चीटिंग कर रहे हैं आप, मैंने आपको सिर्फ पायल निकालने के लिए कहा था। दोनों पायल अब उसके पैरों से निकल चुका था, और फिंगर टिप से धीरे धीरे उसके पैरों पर यूं ही सहलाते हुए एक आई विंक करते हुए कबीर कहते हैं, और कुछ निकालना है? ज़ारा समझ चुकी थी कि इनका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं, और वो उनसे कहती है, 5 मिनट दीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। तभी कबीर जो खड़े होकर के अब जिस जगह पर ज़ारा के दोनों हाथ पीछे की तरफ रखे हुए थे, ठीक उसी के बगल में अपने दोनों हाथों को टिकाते और उसके चेहरे के बहुत करीब आकर कहते हैं, घुटनों पर बिठाना क्या होता है ये मैं तुम्हें आज रात बताऊंगा। बाकी तुम जो आज मेरे साथ हरकतें की हो ना, इसका रिग्रेट करोगी तुम। और ये बोल करके वो बाहर निकल गए थे। ज़ारा जो कि थोड़ा देर तो अपने दिल को थाम कर बैठी हुई थी, लेकिन फिर जल्दी जल्दी वो भी तैयार होना शुरू कर देती है। अभी के लिए ज़ारा के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो तैयार होकर के बाहर निकलती है, लेकिन उसकी नज़र बार बार इधर उधर जा रही थी, जैसे किसी डिटेक्टिव की तरह वो अपने फ़ोन को ढूंढ रही हो। ना तो समझ में आ चुका था कि एक फ़ोन ही उसका सहारा बचा हुआ है, और साथ ही अगर वो ये बात अहाना तक पहुंचा दे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बात पूरे मीडिया तक पहुंच ही जाएगी, और कबीर रायचंद एक्सपोज हो जाएगा, और साथ ही शायद ज़ारा की भी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। वैसे तो इशिता को उसने फ़ोटो सेंड कर दिए थे, और साथ ही जैसे तैसे करके टेक्स्ट भी। दूसरी तरफ इशिता भी अपने काम पर लग चुकी थी, लेकिन कबीर रायचंद को एक्सपोज करना या फिर किसी मीडिया को वो फ़ोटो सेंड करके कबीर रायचंद के बारे में कुछ ऐसी वैसी न्यूज़ लिखवाना, ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था इशिता के लिए। और इससे समझ में आता है कि कबीर रायचंद कोई इतने भी मामूली इंसान नहीं है जितना उन लोगों ने समझ रखा था। अब ये बात वो ज़ारा को बार बार बताने के लिए उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था, जिससे इशिता कुछ अलग ही अपने दिमाग में प्लान करते हुए कहती है, तेरे पास आना पड़ेगा ज़ारा, तू पता नहीं कौन से मुसीबत में होगी और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक तो अंकल वैसे बीमार पड़े और साथ ही तेरे पास मेरे अलावा कोई है भी तो नहीं। हाँ, मैं आती हूँ तेरे पास, तू परेशान मत हो। उसकी बातें सुन करके टेडी बेयर को न जाने क्या मज़ा मिल गया था। दूसरी तरफ से जो ये बात सुन रहा था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, चलो इसी बहाने मेरा भी कुछ हो जाएगा। वैसे तो ज़ायरा को अभी तक कबीर दिखे नहीं थे, और वो आसपास की चीज़ों को स्कैन कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचती है वो देखती है कि इस वक्त कबीर किसी से वीडियो कॉल पर हल्का हल्का मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं। और जैसे ही ज़ायरा उन्हें मुस्कुराता हुआ देखी थी, वो अपने चेहरे को इधर उधर हिलाते हुए कहती है, कैसे इंसान पर भरोसा कर लिया तूने ज़ायरा, और क्या प्लानिंग की इस आदमी ने, मास्टरमाइंड कहीं का। और इतना स्माइल करके ये बात किससे कर रहे हैं, कहीं किसी और लड़की को तो नहीं फंसा रहे ना अपने जाल में। और वो इसी बात को सोच करके जल्दी जल्दी कबीर की तरफ आने लगती है, लेकिन जैसे अभी वो मोबाइल तक झांक पाती तब तक फ़ोन कबीर ने काट दिया था। और ज़ारा की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही थी? तभी ज़ारा कहती है, नहीं तो मैं तो बस ये कह रही थी कि जहाँ भी जाना है जल्दी जाना चाहिए ना, वरना वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। गाड़ी में ज़ारा को चुप रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और वो अपने ठीक बगल बैठे अकड़ू इंसान की तरफ देखते हुए कहती है, हम जा कहाँ रहे? तभी कबीर ने बड़े आहिस्ता के साथ उसे जवाब भी दे दिया था, जिसकी ज़ारा को तो ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हॉस्पिटल। जैसे ज़ारा ने ये सुना था वो पहले तो अपने सिर को धीरे से हाँ मिलाते कहती है, अच्छा। लेकिन फिर वो एकदम से रुक गई थी, और उसका दिमाग भी, और उसका दिल भी, और उसका पूरा शरीर जो कि 2-3 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, और फिर उसका दिमाग काम किया था, और वो झटके से कबीर की तरफ मुड़ते हुए कहती है, आप क्या करने जा रहे हैं हॉस्पिटल?
मेरा मेरा ऑर्गन्स बेचने। और ये बोल करके उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया था और अपनी आंखों पर भी धीरे से अपना हाथ चलाते हुए कहती है, मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरा किडनी, मेरा लंग्स, हाँ आप क्या बेचने जा रहे हैं मेरा शरीर? देखिए, मैं इसके लिए आपको परमिशन नहीं दूंगी। कहीं आपने इसलिए मुझसे शादी तो नहीं की? क्योंकि शादी के बाद आपका हक बनता है मेरे ऊपर, लेकिन इतना भी हक नहीं बनता है। मेरा ऑर्गन्स मेरा है, समझ रहे हैं ना आप? मैंने कहा ना, मेरा दिल मेरा है, मैं आपको नहीं देने वाली। ये सुनकर के कबीर उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए भी नहीं, बस थोड़ी सी शांति चाहिए, वो दे दो तुम, वरना एक्सीडेंट कर दूंगा, दोनों मरेंगे साथ में। उसकी आवाज़ जितनी फ्रस्ट्रेट करती थी कबीर को, उतना ही ज़्यादा वो पकड़ पकड़ करती थी। और गाड़ी में भी एक पल के लिए वो शांति तो नहीं बना पाई थी। वो लगातार भगवान को याद करते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, इस आदमी के साथ क्यों फंसा दिया? तभी उसे सामने की तरफ एक ट्रैफिक पुलिस वाला नजर आया था, जिसे देख करके ज़रा खुद से कहती है, आखिरी उम्मीद है मेरी, इनसे मदद मांगती हूँ। और वो कोशिश कर रही थी कि कैसे करके वो विंडो ग्लास ओपन कर ले, लेकिन बिना कबीर के परमिशन के उससे विंडो ग्लास ओपन नहीं हो पाता। और वो अपने हाथों को इस वक्त शीशे पर धड़ाधड़ मारते हुए कहती है, आप मेरी हेल्प कर दो प्लीज, ये आदमी मुझे बेचने ले जा रहा है, आप सुन रहे हैं प्लीज। उसकी इतनी चिल्लाने भरी आवाज भी अब बाहर सुनाई तो नहीं देती, जिससे वो अपने हाथ को इधर उधर करके वेव करना शुरू कर दी थी। तभी कबीर, जो कि उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो तुम, पागल हो क्या, आसपास के लोग देख रहे हैं। तभी सारा कहती है, आई विश लोग मुझे देख लें और कोई मेरी मदद कर दे। आप तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, मुझे नहीं पता आपको क्या दुश्मनी है मुझसे, लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, आपको ऑर्गन्स क्यों चाहिए मेरे? ये सुन करके कबीर उससे कहते हैं, तुम ना पूरी की पूरी साइको हो, और तुम्हारे ऑर्गन्स क्यों चाहिए होंगे मुझे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऑर्गन्स बेच करके मैं बहुत पैसे कमा लूंगा? ज़ायरा अपने सर को हाँ मिलाते कहती है, हाँ 20-30 करोड़ मिल जाएंगे आपको। यह सुन करके कबीर, जो कि उसके सर पर धीरे से मारते हुए कहते हैं, तुम्हें ना मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, बाहर क्या कर रही हो तुम, खतरा हो तुम लोगों के लिए। ऐसी अजीबोगरीब बात है, और एकदम से चुप रहो वरना मुंह पर टेप लगा दूंगा। बहुत मुश्किल से वो रोते धोते अब हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसका तो दिल भी नहीं कर रहा था कि वो अंदर जाए। तभी कबीर बहुत हक से उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, चल लो प्यार से, वरना सबके सामने गोद में उठा कर ले जाऊंगा, और यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम इंडियन कल्चर की हो, तुम्हें बहुत शर्म आएगी। उम्मीद करती हूँ कि जिंदा वापस जाऊंगी यहाँ से आज। उसकी बातों को सुनना वाकई किसी नॉर्मल इंसान के लिए इरिटेशन से कम नहीं होता था, लेकिन अब ज़ायरा का भी डर तो वाकई कोई गलत नहीं था। वैसे भी इस इंसान ने उसके साथ क्या क्या किया था, हमेशा से वो ज़ायरा के लिए अनएक्सपेक्टेड ही तो रहा था। जैसे ही वो 7th फ्लोर पर पहुंचती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी, और तभी एक डॉक्टर से कबीर कुछ बात करते हैं, और वो डॉक्टर, जो कि अपने ठीक साथ उन लोग को कहीं ले जा रहे थे, और एक रूम के दरवाजे को धीरे से खोलते हुए कहते हैं, Here you go. Make sure you just change your footwear and put a mask on your face. उन लोगों को अंदर जाने के लिए एक अलग ही कपड़ा दिया गया था, और उसके साथ ही वो कवर अप हो करके अब अंदर की तरफ जा रहे थे। ज़ायरा, जो कि अंदर के माहौल को इतना शांत देख करके थोड़ा घबरा रही थी, जिससे वो कबीर का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कबीर भी इस वक्त उसके हाथ को छुड़ाते नहीं। और जैसे ही ज़ायरा थोड़े दूर सामने की तरफ देखी थी, वहाँ पर एक छोटा सा बेड था, जिस पे एक बच्चा लेटा हुआ था, और उसके फेस पर कुछ अजीब अजीब से मशीन्स लगे हुए थे, और साथ ही उसके ब्रेन पर भी। पूरी तरह से वो बच्चा मशीन से घिरा पड़ा था, और उसके पैर में भी चोट था, जिसकी वजह से उस पर प्लास्टर लगाया गया था। और इस हालत में उस बच्चे को देख करके ज़ायरा का दिल थोड़ी देर के लिए बैठ सा गया था, और अभी तक वो जितना खुद के लिए डर रही थी, एक पल के लिए सब कुछ एकदम से गायब हो गया था। वो सारा डर, वो सारी बातें, और साथ ही वो सारा नफरत जो कि उसे कबीर रायचंद के लिए महसूस होता था। इस पल उसके दिल में सिर्फ एक दया थी इस बच्चे के लिए। वो सिंपैथी फील कर रही थी। धीरे धीरे करके वो अब कबीर का हाथ छोड़ चुकी थी, और उस बच्चे के ठीक चेहरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और अभी अपना हाथ उस बच्चे के हाथों पर रख ही पाती, लेकिन तभी कबीर, जो कि उसके हाथों को जोर से पकड़कर उसे पीछे की तरफ बहुत बुरी तरह से धक्का दे दिए थे, और उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, हाथ मत लगाना उसे। ज़ायरा, जो कि समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा भी क्या कर दिया उसने, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद इन्फेक्शन के डर से उसे हाथ नहीं लगाना है,
लेकिन तभी कबीर, जो कि बड़े प्यार से उसके सर पर धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाने लगे थे और उसके कानों के पास आकर कहते हैं, यशु, बच्चा योर पा इज हियर, आंखें खोलो, देखो मैं आपसे मिलने आया हूँ और साथ ही आपकी डिमांड भी पूरी कर दी है मैंने। देखो मैं आपके लिए किसको लेकर आया हूँ, आपकी मम्मा यशु, प्लीज आंखें खोलो। यशु को इतने बार बोलने के बाद भी जब उसने कोई जवाब नहीं दिया था तो कबीर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और अभी वो मुड़ करके ज़ायरा की तरफ घूर पाते उससे पहले ही एक नर्स, जो कि दरवाजे से अंदर की तरफ कुछ रिपोर्ट फाइल्स लेकर आ रही थी, उसे वो कबीर के हाथों दे पाती उससे पहले कबीर उसके बाजू को जोर से पकड़ते हुए उसे कॉर्नर की तरफ ले जाते हुए कहते हैं, Why he isn't opening his eyes? What happened with him? अभी वो नर्स कुछ जवाब देना चाह रही थी, लेकिन उसे इतना डर लग रहा था कबीर के इन हरकतों से कि वो एकदम से अपने चेहरे को नीचे झुका ली थी। पीछे से ज़ायरा आकर के कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, What are you doing with her? अरे वो डर जाएगी, छोड़िए उसे। लेकिन कबीर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, यशु इज माई सन, तो तुम इस मामले से दूर रहो, स्टे अवे। और ये बोल करके वो उसके हाथों को अपने शोल्डर से हटा चुके थे और वो नर्स को घूरते हुए कहते हैं, आई हैव आस्क्ड समथिंग टू यू, वाई। लेकिन तभी करण भी वहीं अंदर की तरफ आ चुके थे और अपने हाथ को सैनिटाइज करते हुए वो जैसे कबीर और ज़ायरा को यहाँ पर देखे थे और साथ ही उस नर्स को इतना डरा सहमा एकदम से कबीर के सामने आते हुए कहते हैं, अरे क्या कर रहा है यार, सबको क्यों डराता रहता है तू। ज़ायरा कहती है, वही तो, सबको डराते रहते हैं। और फिर वो उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहती है, ये बच्चा, अब ये इसकी हालत, कौन है ये। तभी करण, जो एक बार ज़ायरा की तरफ देखते हैं, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि इस वक्त कबीर को कितना गुस्सा आ रहा होगा। कबीर भी काफ़ी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ पाते, लेकिन करण जो ज़ायरा और कबीर के बीच आकर के खड़े होते हुए कबीर को संभालते हुए कहता है, हे डूड रिलैक्स, हॉस्पिटल है ये, यहाँ पर कोई तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना मेंशन में जाकर करना अपने। फ़िलहाल के लिए यशु जगह था, मगर तुम लोगों ने लेट कर दिया आने में। कबीर जो करण के चेहरे को हल्का सा साइड करते हैं और फिर ज़ायरा को घूरते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे से मिल नहीं पाया आज, सिर्फ तुम्हारे ड्रामा की वजह से। ये सुन करके ज़ायरा कहती है, मैंने क्या किया है और मुझे क्या पता था कि आपको अपने बच्चे से मिलने आना है, और अगर आपको अपने बच्चे से मिलना था तो फिर मुझे लाने की क्या ज़रूरत थी, आप मिलने चले जाते ना। तभी एक साइड में करण को वो बहुत ज़ोर से धक्का देते हैं और ज़ायरा के सामने आते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर मेरी बच्चे की जिद ना होती ना तुम, तो अब तक जिंदा नहीं होती तुम। करण इस वक्त गिर करके काउच पर बैठ गया था और उसे पता था कि इस वक्त कबीर को संभालना बहुत मुश्किल है, जिसे वो ज़ायरा से कहता है, ज़ायरा आकर के बैठ जाओ यहाँ पर, ये बंदा पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड रहेगा जब तक यश उससे बात नहीं कर लेता, सो डोंट वरी, बैठो और बैठ करके लेक्चर सुनो भाई साहब का। कबीर जो करण से कहते हैं, तुम यहाँ से जाओ, मैं और ज़ायरा यहाँ पर अकेले रहेंगे, और जब तक यशु अपनी नींद पूरी करके नहीं उठ जाता तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा। ये सुनकर करण, जो कि अपने वॉच में टाइम देखते और फिर कहता है, रात के 12:30 बजे तक उठता है वो और फिर एक मील लेकर के सो जाता है। तुझे लगता है कि तू दोपहर से रात के 12:30 बजे तक यहीं पर बैठा रहेगा, और अपना नहीं तो कम से कम इसका तो सोच। जैसे ज़ायरा की तरफ करण ने अपने हाथों को पॉइंट किया था, करण उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, मेरी बीवी है ना, मैं कर लूँगा उसकी फिक्र, तुम जाओ यहाँ से। और हर दिन तुम ही तो रहते हो यशु के साथ, आज हम दोनों रहेंगे। जाकर के इशिता की बात ज़ायरा को याद आई थी। यशु वही बच्चा जो कि कबीर रायचंद की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और साथ ही उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। और इन सारी बातों को सुनने के बाद ज़ायरा को समझ में आ चुका था कि क्या इसी वजह से वो इतना गुस्सा हो गए थे उस दिन, जिस दिन यशु का नाम लेकर के वो बचने की कोशिश की थी। और अब तो उसे खुद भी रिग्रेट महसूस हो रहा था। यशु की हालत को देख करके उसका दिल जो कि एकदम से पिघलने को आ गया था। और एक बार वो कबीर की तरफ देखते हैं, जो कि फ्रस्ट्रेशन में अपने लगातार दोनों हाथों से अपने फोरहेड को प्रेस कर रहे थे, और एक गहरी सांस भरते हुए वो ज़ायरा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, अगर तुम आज टाइम से आई होती तो मैं अपने बच्चे से मिल लेता, उसे वो खुशी दे पाता जो कि वो कितने महीनों से मुझसे डिमांड कर रहा है।
आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार किया और मैं उससे मिल नहीं पाया, तुम्हारी वजह से। ज़ायरा को कहाँ पता था इस सब चीज़ों के बारे में। अगर उसे पता होता तो वो थोड़ी ना लेट करती। उसे तो डर था कि उसका ऑर्गन्स बेचने के लिए ज़ायरा को यहाँ हॉस्पिटल में ले आया जा रहा है। लेकिन अब उसे भी थोड़ा थोड़ा रिग्रेट होने लगा था और वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके टिल्ट कर ली थी। अब इसी तरह से धीरे धीरे करके वो लोग वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 8:30 बजते हैं और ज़ायरा जो कि अपने पेट पर बार बार हाथ रख रही थी, जिसे नोटिस करते हुए कबीर उससे पूछ ही लेते हैं, क्या दर्द हो रहा है तुम्हें? और बार बार ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं, हॉस्पिटल है, अगर प्रॉब्लम हो रही तो जा करके चेकअप करा लो। ज़ायरा जो अपने चेहरे को नाम मिलाते कहती है, नहीं, वो भूख से मेरा पेट दर्द होता है, मैं ठीक हूँ और चेकअप की ज़रूरत नहीं है मुझे। वैसे होश में कब आएगा ये? कबीर उससे कहते हैं, होश में वो है, उसे स्लीपिंग पिल्स दी गई है ताकि वो सो पाए। दर्द की वजह से वो सो नहीं पाता। ये सुनकर के ज़ायरा एकदम से अपना थूक अटक लेती है और उसे बुरा लग रहा था कि क्यों ही उसने अपने भूख के बारे में जिक्र कर दिया। ऐसे माहौल में उसे अपनी भूख की पड़ी है, जहाँ एक बच्चे की हालत इतनी हद तक बुरी है कि उसकी हालत ज़ायरा की आंखों से देखी तक नहीं जा रही। 4 साल का छोटा सा बच्चा था यशु और उसे इतना पेन सहना पड़ रहा है। तभी ज़ायरा जो कि पूछ ही लेती है, पर ये सब कैसे, आई मीन इतनी बुरी हालत कैसे हो गई उसकी? आखिर हुआ क्या था? कोई एक्सीडेंट? जैसे ही ज़ायरा इसके बारे में जिक्र करने वाली थी और आगे वो कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन तब तक कबीर एकदम से खड़े हो गए थे और ज़ायरा की तरफ बिना एक भी बार देखे वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे कि इन सारी बातों को सुनने के बाद वो ज़ायरा के पास अगर रहते तो उसे बहुत बुरी तरह से हर्ट कर देते। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए इस वक्त उस कमरे से बाहर निकल चुके थे और बहुत गुस्से में 2-3 बार अपने हाथों को वही हॉस्पिटल के टाइल्स वॉल्स पर मारे जा रहे थे, जिससे उनके हाथों को थोड़ा थोड़ा हर्ट भी होने लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी शायद उनका गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था। पहले से जिस जगह पर कांच चुभा हुआ था, अभी भी उस जगह पर जख्म बने हुए थे, लेकिन अब तो वो जख्म और ज़्यादा गहरे हो गए थे और उसके साथ ही वो सारी पुरानी यादें भी, जो कि यशु के साथ और इतने दिनों से कबीर के साथ हो रही थी। 2-3 घंटे तक कबीर का तो कुछ अता पता ही नहीं लगा था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उस बच्चे की उंगली हिलना शुरू हो जाती है। ज़ायरा को बहुत थकान सी महसूस हो रही थी। आजकल उसकी भी जिंदगी रोलर कोस्टर राइड की तरह हो चुकी थी। इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे उसकी लाइफ में, जिससे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन उसकी नज़र धीरे धीरे करके उस बच्चे की तरफ बार बार जा रही थी और इस बार जैसे ही वो देखती है तो वो बच्चा हल्का हल्का जगना शुरू कर दिया था। अब ज़ायरा भी खड़े होकर के उस बच्चे के ठीक बगल में आकर धीरे धीरे उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगती है। वो बच्चा अपनी आंखें खोलते हुए काफ़ी बुरी तरह से कराह रहा था, जैसे उसे इस वक्त भी बहुत पेन हो रहा हो। तभी ज़ायरा के आंखों से एक आंसू जो कि उसके हाथ पर गिर जाता है और वो बच्चा अपनी आंखें पूरी तरह से खोल चुका था। किसी लड़की को इस तरह मास्क में देख करके वो थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई लड़की उसके सामने नहीं आई थी। ये एकदम इंडियन कल्चर की लड़की थी, जिसे यशु ने आज तक ठीक से देखा भी नहीं था। तभी उसे इतना डरते हुए ज़ायरा अपने मास्क को धीरे से अपने चेहरे से निकालते हुए कहती है, आप डरो नहीं बाबू, मैं आपको हर्ट नहीं करूँगी। दर्द हो रहा है आपको? उसकी आवाज़ में एक अलग सी पोलाइटनेस आ गई थी इस बच्चे को देखकर, और बच्चे से वैसे ही ज़ायरा को बहुत लगाव हुआ करता था। लेकिन जैसे ही अभी उस बच्चे ने ज़ायरा का चेहरा देखा था, अपने पूरे दर्द को जैसे भूल सा गया हो और अपने हाथों को धीरे धीरे बड़े हिम्मत से ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसके हाथों में उसके हाथ के वज़न से ज़्यादा उसके हाथों के लगे मशीन्स के वजन थे, जिससे वो अपने हाथों को उठा नहीं पा रहा था। तभी ज़ायरा उसके हाथों पर खुद ही अपने हाथों को सहलाते हुए कहती है, श्श, परेशान मत हो, मैं यहीं पर हूँ और आपको दर्द हो रहा है, ठीक हो जाओगे आप। और आपको भूख लगी या कुछ खाना है आपको? मैंने वो ऐसे पेशेंट कभी देखे नहीं है और मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन आप डरना मत, मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। हाँ, वो बच्चा धीरे से अपने मुंह को खोलते हुए कहता है, हाँ मम्मा। जैसे ही ज़ायरा ने मम्मा शब्द अपने कानों पे सुना था, वो इधर उधर देखते हुए कहती है, मम्मा? मम्मा कौन? नहीं, मैं आपकी मम्मा नहीं,
मेरा नाम ज़ारा है और मैं। तभी वो बच्चा कहता है, आप पाक की वाइफ हो ना, तो आप मेरी मम्मा हुई। यह सुनकर के ज़ारा भी हल्का सा अपने चेहरे पर स्माइल लाती है, लेकिन अंदर से उसे थोड़ा सा दर्द हुआ था ये सुनकर के। लेकिन फिर उसे एक हल्की सी खुशी भी मिलती है कि ये बच्चा कम से कम उसकी वजह से थोड़ा खुश तो हो पा रहा है और अपने दर्द को कम से कम कुछ पल के लिए भूल तो पा रहा है। वो जल्दी जल्दी अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं आपकी मम्मा, आप मुझे मम्मा ही बुलाना, ठीक है। तभी बाहर से कबीर भी उसी वक्त अंदर की तरफ पहुंच गए थे और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों से इस वक्त ज़ारा को उसके हाथों को यशु के हाथों पे रखा हुआ देखा था, वो खींचते हुए उसके बाजू को पकड़ करके पीछे करते हुए कहते हैं, ओह यू डैड, हाथ क्यों पकड़ा इसका? और तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ में कितने इन्फेक्शंस होते हैं? इसे बहुत ही ज़्यादा हाइजेनिक एनवायरनमेंट चाहिए। बिना ग्लव्स के तुमने इसे हाथ कैसे लगा दिया? तभी ज़ारा एकदम से कांपते हुए कहती है, मैं वो हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था, मैं इसी वजह से, सॉरी, मैं क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? ये सुन करके कबीर जो अपने चेहरे पर बड़ी दर्द भरी स्माइल ला करके अपने चेहरे को धीरे से हिलाते हुए कहते हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना, तुम्हें मज़ा आता है मेरे बच्चे को हर्ट करने में? ये सुन करके ज़ारा कहती है, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उससे बात कर रही थी। तभी कबीर जो कि आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही इधर यशु धीरे से कहता है, पॉप्स, मैंने मम्मा का हाथ पकड़ा था, सॉरी, मुझ पर नाराज हो जाओ, मम्मा को कुछ मत बोलो। उसकी आवाज़ की सॉफ्टनेस पूरे गुस्से को कबीर के एकदम से ठंडा कर दी थी और उनकी नज़र अब ज़ारा से हट करके यशु पर आ गई थी और वह यशु को बड़े ध्यान से देख करके एक हल्के से स्माइल देते हुए कहते हैं, जो क्या मेरा बच्चा, हाँ कुछ खाएगा? दर्द हो रहा है अभी? लेकिन यशु अपने उम्र के बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। वो अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, आपका बेटा हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ मैं दादू, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊँगा, आप मम्मा को रुलाओगे? उसकी आवाज़ सुन करके ज़ारा भी उसके पास आना चाह रही थी, लेकिन कबीर के डर से वो नहीं आ पाती और अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए जाकर के काउच पर बैठ गई थी। आंसू जो कि धार बन करके उसके आंखों से गिरने लगे थे। ज़ारा की इस हालत को कबीर ने एक बार नोटिस तक नहीं किया था, वो तो यशु में ही बिजी थे। लेकिन फिर यशु खुद कहता है, दादू मम्मा कहाँ गई? मुझे मिलवाओ ना उनसे, वो अब आपके साथ रहेंगी ना हमेशा, दिखाओ मम्मा कहाँ गई? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थकान थी और होती भी क्यों ना, 2 महीने से वो इसी हॉस्पिटल में था। 15 दिन तो उसे ठीक से होश तक नहीं आया था, पूरी तरह से वो कोमा में जा चुका था, इतनी सीरियस कंडीशन थी उसकी। ज़ारा जो कि एकदम सहमे तरीके से शांति से बैठी हुई थी और साथ ही अपने चेहरे को नीचे की हुई थी और बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया जो कि कबीर उस पर इतना नाराज़ हो रहे हैं, उसने कहाँ किसी को हर्ट किया है। और वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसे आवाज़ आती है, इधर आओ, यशु को मिलना है तुमसे, तुम इंट्रोड्यूस भी नहीं करा है मैंने। ज़ारा जो कि बिना कुछ बोले शांति से उनकी बात मानते हुए अब ठीक यशु के सामने आकर के कबीर के बगल में खड़ी हो गई थी। तभी कबीर जो कि इस वक्त यशु को दिखाने के लिए बड़े प्यार से ज़ारा को अपने करीब खींचते हैं और फिर उसके गालों पर धीरे से अपना हाथ चलाते हुए कहते हैं, प्यारी है ना आपकी मम्मा, जैसा आपने देखा था, आपने कहा था इसलिए देखो मम्मा को भी लेकर आ गया मैं, अब जल्दी से ठीक हो जाओगे ना? यशु कहता है, हाँ अब तो मम्मा मेरा ख्याल रखेगी और आप मम्मा का ख्याल रखोगे ना, कभी डांटना नहीं उनको। यह सुन करके ज़ारा को उस बच्चे को ज़ोर से गले लगाने का मन कर रहा था, कितना ध्यान दे रहा था वो उसका, वो भी एक अनजान बच्चा जो कि पहली बार आज ज़ारा से मिला था, उसके बावजूद भी। ज़ारा हल्का हल्का स्माइल करते हुए अपने हाथों को भी उस बच्चे की तरफ बढ़ा पाती, लेकिन फिर उसे याद आता है कबीर की कही हुई बातें, उसे बहुत ही हाइजीनिक एनवायरनमेंट चाहिए और बिना ग्लव्स के उसे हाथ लगाना गलत होगा। तभी उसके हाथों को धीरे से कबीर अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, कुछ वक्त और इंतज़ार कर लो, 1 हफ्ते बाद यशु हमारे साथ हमारे घर में होगा,
और उसका ख्याल हम रखेंगे, और तब तक ये प्लास्टर भी निकल जाएगा और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और फिर वो ज़ायरा की तरफ देखकर कहते हैं, और उसके बाद यशु की खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और ये बात उसके कानों के बहुत करीब आकर बोल रहे थे, लेकिन उनकी टोन जो कि एकदम से सख्त हो गई थी, जैसे यशु की अब खुशियाँ वाकई ही ज़ायरा के ऊपर मैटर करती हैं। ये सुन करके कबीर की तरफ देखती है और फिर उस बच्चे की तरफ, और अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं खुद से ज़्यादा ख्याल रखूँगी इस बच्चे का, आई प्रॉमिस। और ये बोल करके वो कबीर की तरफ बहुत ही ध्यान से देखी थी। कुछ पल के लिए तो कबीर भी ये बात भूल से गए थे कि कितनी ज़्यादा नफ़रत है उनके दिल में इस लड़की को लेकर के, लेकिन जिस तरह से यशु को लेकर के ज़ायरा ने जवाब दिया था, उनको बहुत ही अच्छा लगा था ज़ायरा का ये जवाब। और अभी उसकी तरफ देख कर के वो हल्का सा स्माइल कर ही पाते, तभी यशु जो कि अपने गले को क्लियर करते हुए कहता है, मम्मा को किच्छी करने का मन कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो जाओ कर लो, मैं मना नहीं करूँगा, मैं आंखें बंद कर देता हूँ। जैसे ही यशु ने ये बोला था, तुरंत ही कबीर उसकी तरफ देख करके अपने चेहरे को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, हट, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग के साथ बातें करोगे, और चलो पहले मैं तुम्हें सूप पिला देता हूँ। और फिर वो ज़ायरा को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए साइड में जा चुके थे, जहाँ उसके लिए सूप वगैरह के पॉट्स रखे थे। वो ज़ायरा की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, साइड में किचन है, उसके लिए सूप बना कर लाओ, और हाँ, मेक श्योर अच्छी होनी चाहिए। क्या होने वाला था आगे? क्या वाकई ही ज़ायरा समझ पाएगी कबीर की नफ़रत की क्या है असली वजह? क्यों वो ज़ायरा को इतना हर्ट कर रहे हैं यशु को लेकर के? जानते हैं इन सारी बातों को अगले एपिसोड में, और सुनते रहिए डार्क ऑब्सेशन ऑफ साइको आशिक सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।